ओके, यस सर। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? सर मुझे पूछना है। इसका पूछना है? सर मेरे को वो बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो कैसे पता लगाते बॉन्ड एंगल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल में मैंने बताया था, चलो मैं यही बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है, एक में नाइट्रोजन ले लिया और दूसरा तुमने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने एक मिनट का, यहाँ पे मैं सल्फर ले लिया, सल्फर एग्जाम्पल था सल्फर, ठीक है। तो H2S तूने बना दिया, H2S यहाँ पर H2O बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों का बॉन्ड एंगल तुम्हें कंपेयर करना है। पहले का तुमने θ1 ले लिया, सेकंड का जो बॉन्ड एंगल θ2 है, तो θ1 और θ2 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखोगे, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है? राज बताओ, राज सुन रहे हो आवाज? यस सर, आओ आइए। हाँ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस एलिमेंट का ज्यादा है, सल्फर का या ऑक्सीजन का? सर सल्फर। सल्फर का ज्यादा है यस बेटा, सर। ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अगर तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बेटा? डिक्रीज। तो किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा या सल्फर का ज्यादा होगा? अब ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, खींच लिया इलेक्ट्रॉन को अपने पास, ठीक है। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो ये उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ देखो ऑक्सीजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है या ज्यादा है? इसके रिस्पेक्ट में देखो, कंपेयर करो। यहाँ पर डिस्टेंस कम है ना? यस सर। तो अगर डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन होगा यहाँ पर, है ना। तो ऑक्सीजन वाले केस में रिपल्सन ज्यादा होगा, सल्फर वाले केस में रिपल्सन कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा, मैंने लिखवाया था लेस रिपल्सन, और यहाँ पे क्या होगा? मोर रिपल्सन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो θ2 है दैट इज ग्रेटर देन θ1, इन होगा। यस सर। राज समझ में आया? ओके ओके बेटा, कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, उनके लिए कुछ बता दूं मैं, बता दूं किस तरह से उन लोगों को फॉलो करना है। कुछ 4-5 लोग न्यू ज्वाइनिंग है, तो बेटा तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तुम लोगों को नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स। तुम अगर वीडियो देखते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हें अपना नोट्स बनाना होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाओगे कैसे? तो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको कॉपी करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें मैं बोलता हूँ लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है, उसको भी नोट करना है। तो पहले तो ये करना है कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जो टॉपिक चल रहा है उसको करना ही है। तुम लोगों को डबल मेहनत करना पड़ेगा, जो पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है और तुम लोगों को। मेरा डिफरेंस ये है कि वो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तुम अभी बीच में ज्वाइन किए हो, तो तुम्हें क्या करना होगा कि जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं उनका भी नोट्स बनाना होगा, और जो कराया जा रहा है उसका भी नोट्स बनाना होगा, ये तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो पहला काम ये करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुरंत कॉपी बनाकर उसका नोट्स क्रिएट कर लेना है, बना लेना उसका नोट्स, ठीक है। और पिछला जो पढ़ाया जा चुका है, जैसे मान लो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम स्टार्ट करते हो
मोल कॉन्सेप्ट से अलग है, ठीक है। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आसानी से हो जाएगा, तुम पढ़े हुए हो, क्लास 9 में पढ़े हुए हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वही कुछ चीजें हैं यहाँ पर 11th में भी थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दिया गया है। तो उसका जो नोट्स से बनाओ, जो क्वेश्चन दिया गया है तुम उसको वहाँ पर सॉल्व करो, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसा होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जो तुम पढ़ोगे तो सब कुछ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगा। जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लोगे, उसको मार्क कर लोगे, उसको नोट कर लोगे, या दूसरी जगह तुम नोट करके रख लोगे, ठीक है। और जैसे ही क्लास एंड होता है, पर डे जब क्लास एंड होगा तुम वो डाउट अपना पूछोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्लास के बाद वो डाउट पूछना होगा, ठीक है। तो ये काम करना होगा। पहला काम तुम्हें क्या करना होगा कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका नोट्स बनाना है, उसको मिस नहीं करना है, फिर फॉलो अप करना है, जो पीछे हो चुका है उसको कवर करना होगा तुम्हें, ठीक है। कवर कैसे करोगे, वही सेम क्राइटेरिया वहाँ पर तुम वहाँ पर नोट्स बनाओगे। एनसीईआरटी का भी हेल्प ले सकते हो, जैसे कुछ नोट्स जो है जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पहले कंप्लीट कराता हूँ, एनसीईआरटी के बाद मैं हायर लेवल की चीजें पढ़ाता हूँ। पहले एनसीईआरटी कवर होगा, फिर जेईई मेंस कवर होता है, फिर जेईई एडवांस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी कवर करता हूँ। तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तुम वहाँ पर नोट लिख लो, उसमें जो डाउट है वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह तुम्हें करना होगा, और जो डाउट है बाद में पूछ सकते हो, मैंने बता ही दिया कैसे पूछना है क्लास के बाद, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है पूछ सकता है आज क्लास के बाद। रुक जाएंगे, बाकी लोग जीत हो जाएंगे, तुम लोग आराम से पूछ सकते हो जो डाउट है, ओके। तो आ जाते हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ना है आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे पहले लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हाँ जो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड वो प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं था। आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा क्या था बेटा, कोवेलेंट करेक्टर था आयनिक बॉन्ड में, कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट करेक्टर तुमने कैसे पढ़ा था बेटा, फजांस रूल से। जो फजांस थे बेटा, तो फजांस रूल से तुमने कोवेलेंट करेक्टर को देखा था कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर हो गया। उसी तरह से क्या होगा बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, आयनिक करेक्टर, जस्ट पिछले वाले का रिवर्स। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड उसमें थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। कल भी लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने पूछा था। तो देख लेते हैं यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ HCl मॉलिक्यूल का, ठीक है, HCl। तो HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब HCl क्या बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट, ठीक है। तो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ पूछो, राज पूछो। सर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमेशा एनायन की ज्यादा होगी। एक मिनट, चलो मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है। ये देख लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तुम लोगों को पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे पढ़ोगे, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये एक टेंडेंसी है ना। तो उसमें क्या होगा कि एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मानते हैं,
जनरली जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होता है। मेटल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, अगर तुम पीरियोडिक टेबल पढ़े हो बेटा, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पहले क्या होगा, यहाँ पर मेटल्स होते हैं, मेटल्स, फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आता होगा। हाइड्रोजन क्या है बेटा, यहाँ पर मेटल के साथ रखा गया, हाइड्रोजन का 2 प्लेस होता है बेटा, यहाँ पर ग्रुप 1 के साथ भी होता है और ग्रुप 17 के साथ भी। लेकिन जनरली हम लोग हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ अज्यूम करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, H+ बना लेता है इजीली। हाइड्रोजन देखो HCl में क्या देता है, Cl H+ देता है ना। तो हाइड्रोजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लास्ट क्लास में बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम है अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो क्या ये परफेक्ट प्लस चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग हुआ है। जो हाइड्रोजन है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस लिखोगे। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा बेटा अपने पास। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ये उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा जितना यहाँ पर प्लस चार्ज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस हो गया, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस। ठीक बेटा, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो HCl मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह तुम्हें दिखाई देगा कि HCl मॉलिक्यूल में एक साइड नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो गया है और दूसरे साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पोलराइज हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ जो चार्ज है पोलराइज हो गया, दो अलग अलग जगह पर चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो अगर चार्ज अपोजिट चार्ज दो अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं पोलर, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो बेटा, जो चार्ज है चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, प्लस चार्ज एक साइड इकट्ठा हो गया और माइनस चार्ज एक साइड इकट्ठा हो गया, इसको पोलराइजेशन बोलोगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो HCl मॉलिक्यूल है वो क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। HCl क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो ये होता है पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल कैसे तुम डिफाइन करोगे, मान लो 2-3 मॉलिक्यूल पोलर दे दिया गया है ना, और तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा लेस पोलर है, कौन सा मोर पोलर है, या कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तुम्हें मालूम करना है तुम्हें, है ना। उसके लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट मेजर करते हैं। एक टर्म्स है बेटा, पोलरिटी को मेजर करने के लिए टर्म्स है कि कैसे पोलरिटी को मेजर करें, उस टर्म्स को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे डाइपोल मोमेंट। अभी मैं पोलर मॉलिक्यूल पर दोबारा आऊंगा, घबराओ मत, जिसको समझ में नहीं आया है मैं दोबारा पोलर मॉलिक्यूल बताऊंगा। देखो नीचे भी लिखा हुआ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैं दोबारा आऊंगा। तो यहाँ देख लो बेटा डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में है डाइपोल मोमेंट। तो देखो बेटा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिया गया है ना, यहाँ पर एक्चुअली मॉलिक्यूल नहीं है, तुम यहाँ पे जर्नल देख रहे हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, एक है +Q पॉइंट चार्ज, दूसरा है -Q पॉइंट चार्ज, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, वन चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों को एक चार्ज ले लो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q into R। यहाँ पे देखो बेटा डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस separating charges of equal magnitude and opposite signs with the magnitude of charge, the distance between the positive and negative centers called the bond length. Thus mu is equal to electric charge multiplied by bond length। अगर तुम मॉलिक्यूल की बात करोगे, ठीक है, जैसे HCl मॉलिक्यूल तुमने लिया था,
तो यहाँ पर H के ऊपर क्या था बेटा, प्लस चार्ज आया था, डेल्टा प्लस, और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आया था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या था बेटा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ था जो डिस्टेंस है, ये तो बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी, डी मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ कुछ और जानना तो जरूरी है, जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तुम्हें मालूम, जो डिस्टेंस होता है वो वेक्टर होता है। डिस्टेंस को तुमने q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पर म्यू, वो वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसलिए तुमने इसके ऊपर एरो लगा दिया, डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर आएगा, इस तरह से वेक्टर, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो यहाँ देखो बेटा, फिजिक्स में एक्चुअली जो डायरेक्शन है वो -2 प्लस होता है, यहाँ जो एरो लगा हुआ देखो -2 प्लस, ये होता है फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में उल्टा होता है सब चीज फिजिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, याद रखो डायरेक्शन +2 माइनस होगा। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ बेटा, जो वेक्टर है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हो, एरो से इस तरह से ना, तुमने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो पहला चैप्टर है ये बेटा, वेक्टर है फिजिक्स में, पढ़ा था कि नहीं फिजिक्स में? यस सर, यस सर, यस सर। तो वेक्टर को तुम एरो से रिप्रेजेंट करोगे, तो एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा यहाँ पर, कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्शन है वो +2 माइनस होता है। ठीक है, इसको याद रखो, जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बनाया है, ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन होता है +2 माइनस। तो फिजिक्स को तुम फिजिक्स में देखोगे, केमिस्ट्री को तुम केमिस्ट्री में देखोगे। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है म्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो जो Q का यूनिट होता है बेटा, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, Q का यूनिट क्या है, कूलम, और R का यूनिट क्या होता है बेटा, R मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है बेटा, कूलम मीटर। तो यूनिट है डाइपोल मोमेंट का, उसको क्या बोलोगे, कूलम। देखो कूलम मीटर लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो कूलम मीटर है वो SI यूनिट है। कूलम मीटर क्या है बेटा, SI। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है तुम्हारा कूलम मीटर, लेकिन कूलम मीटर का यूज यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है उसको डिबाई में मेजर किया था, इसको क्या बोलोगे, डिबाई। इसका एक अलग यूनिट है डिबाई, जो डिबाई है वो CGS यूनिट है। ठीक है, CGS यूनिट क्या है, डिबाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिबाई को तुम कूलम मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो 1 डिबाई, यूनिट कन्वर्जन है, इसको ध्यान से रखो, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, याद रखो, कैपिटल C यहाँ पर लिखोगे, स्मॉल m तो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर, इसका यूनिट क्या ये याद रखना है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें याद होना चाहिए, जो मैंने रेड लाइन से, रेड से हाईलाइट किया है, उसको याद रखोगे। कितना समझ में आएगा सबको, डाइपोल मोमेंट, इसका ये डेफिनेशन है। यूनिट बेटा अलग अलग यूनिट है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आ गया फिजिक्स में कि नहीं पढ़ाया गया बेटा? तो उसी में बेटा यूनिट CGS है, दूसरा है MKS। ठीक है, और तीसरा क्या बेटा, है ना, जो MKS उसी को SI थोड़ा सा अडॉप्ट किया गया है ना। तो अलग अलग यूनिट है यहाँ पर, तो तुम्हें क्या देखना है, तुम छोड़ दो ये सब CGS क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री में देखना है। तुम्हें क्या देखना है बेटा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू दिस कूलम मीटर। पूछो बेटा। सर ESU सेंटीमीटर क्या है? ये जो CGS यूनिट है बेटा, यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है ESU चार्ज का यूनिट है यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को डिवाई बोल दिया गया है। जो कूलम है ना, कूलम को ESU, और मीटर क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर, है ना। तो ये अलग 3 अलग अलग होता है बेटा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखो। ESU मतलब क्या है, ESU इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट है। कूलम क्या है बेटा, चार्ज का यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, मीटर क्या है बेटा, मीटर में क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है।
10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर को 1 डिवाई बोल दिया गया, ठीक है, एंड 1 डिवाई इक्वल टू दिस कूलम मीटर। सर हाँ बोलो। सर बॉन्ड लेंथ और आर सेम है ना? हाँ यहाँ पर आर बेटा, यहाँ पर तो जनरल डिफाइन किया गया है, केमिस्ट्री के लिए ये डिफाइन किया Q मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या है बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ ही अज्यूम करेंगे क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। यहाँ पर Q मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ। आगे देखते हैं बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? तो कुछ लिखा ही नहीं इसमें, तो बाद में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ देते हैं नोट्स में, तो मैं बाद नीचे कर देता हूँ, ठीक है। नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया, उस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? यहाँ लिखा हुआ है, जनरली एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इंक्रीजेज, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज। देखो जो डाइपोल मोमेंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई R। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही पार्शियल चार्ज होगा। जो HCl मॉलिक्यूल HCl, तो बताया था Cl के ऊपर क्या होगा? डेल्टा माइनस, H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा ये प्लस माइनस चार्ज आएगा। तो हायर द चार्ज सेपरेशन हायर विल बी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। उतना ये बॉन्ड क्या होगा? पोलराइज होगा। और उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? डाइपोल मोमेंट, क्योंकि तुम Q वैल्यू को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होगा? Q वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट को देखो, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने ऊपर बता दिया। थर्ड पॉइंट को देख लो। सर फर्स्ट वाला एक बार और बता दो। फर्स्ट वाला एक बार और देख लो बेटा। फर्स्ट वाले को मैं एक बार इरेज करके दोबारा अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ AB, ठीक है, AB। तो अगर इसको देखोगे कि A और B के ऊपर चार्ज क्या है बेटा, तुम क्या हेल्प लेते हो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हेल्प लेते हो। तो मालूम चल जाता है A और B के ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज आता है। जितना ज्यादा A और B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मतलब B मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और A लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों के बीच जो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, ये जो चार्ज है प्लस माइनस ज्यादा सेपरेट होगा, ये Q का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। जितना ज्यादा B का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा ये चार्ज बढ़ेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ज्यादा क्या होगा बेटा? पोलैरिटी होगा, ठीक है। पोलैरिटी मतलब ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा दो अलग अलग पोल्स पर, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा पोलर अलग अलग डाइपोल पर, अलग अलग पोल्स पर, उतना ही ज्यादा पोलैरिटी होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू Q इनटू R। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो याद रखो, हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर विल बी डाइपोल मोमेंट। यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, मीन्स हाई डाइपोल मोमेंट। ये याद रखो, बस ये लाइन यहाँ पर लिखा गया है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है। वैसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पूछो सर। तो जो A पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो फिक्स रहेगा? क्या बोल रहा हूँ? एक ऊपर सर जो A पर पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स रहेगा? नहीं समझ, तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, फिर से पूछो बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा, रुक रुक कर आ रहा, बोलो। सर जो A पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो फिक्स रहेगा? हाँ? अगर डाइपोल देखो बेटा ये फिक्स है या नहीं फिक्स है तो बाद में बात करेंगे। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होगा? चार्ज सेपरेट हुआ प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस की होगा, यहाँ माइनस की होगा, ठीक है।
चार्ज सेपरेशन दिख रहा है बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज आएगा, उसे तुम म्यू वैल्यू डिफाइन करोगे। ठीक है, तो आगे चलता है यहाँ पर। आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया हूँ, तो आगे थर्ड पॉइंट पर आते हैं बेटा। ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इवन दो इट कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स। को याद कर लो, मैं आगे बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। फोर्थ पॉइंट है अनसिमेट्रिकल नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल H2O, CH3OH, अमोनिया एक्सेट्रा। इन दोनों पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो दोनों पॉइंट तुम पूरे चारों पॉइंट नोट कर लो यहाँ पर। तो 4 पॉइंट बेटा इसको नोट करो, मैं आगे बता रहा हूँ, लास्ट के 2 पॉइंट बताऊंगा। नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालोगे किसी भी बॉन्ड का। देखो बेटा, तुम्हें मालूम है जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तुम्हें मालूम है कि किस तरह से वेक्टर को Yes. तो यहाँ देखते हैं बेटा, 2 वेक्टर यहाँ पर एक पॉइंट P पर 2 वेक्टर एक्ट हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर वेक्टर 1 है, यहाँ पर μ1 और ये μ2 है। 2 वेक्टर यहाँ पर है पॉइंट A पर, यहाँ पर काम कर रहा है 2 वेक्टर μ1 और μ2। इसके बीच में जो एंगल है बेटा वो थीटा एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे इसका? रिजल्टेंट पढ़ा होगा भाई इसमें, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा है तुमने? पैरेललोग्राम मेथड, तो पैरेललोग्राम मेथड से निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा म्यू आर, इस तरह से। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है बेटा? म्यू आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया म्यू आर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू आर, जो तुमने रिजल्टेंट वेक्टर म्यू आर बनाया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा बेटा, म्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 एंड एंगल बिटवीन μ1 एंड μ2। ये पढ़ा था बेटा? इसमें तो इस वेक्टर डिस्टेंस से हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, मतलब ये हो गया μ1 और यहीं पर हो गया μ2, तो म्यू आर इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, द रिजल्टेंट इज मिनिमम म्यू आर इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, ये होता है म्यू आर। ठीक है, तो अब इसका यूज कैसे करोगे केमिस्ट्री में? देखो बहुत आसान सा इसका यूज है। ठीक है, और इसी से हम लोग बता ले जाएंगे कोई मॉलिक्यूल डिफरेंस है, वहाँ मार्क लगा लो, डिफरेंस, हाँ माइनस बोलोगे इसको केमिस्ट्री टर्म में। माइनस डिफरेंस होता है, ये म्यू मतलब कि जो बड़ा है, बड़ा वाले में से तुम छोटे वाले को सेपरेट कर दोगे। ठीक है, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, साइन का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, तुमने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को कैसे तुम निकालोगे पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट से हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पर कैसे तुम्हें मालूम चलेगा बेटा? जैसे तुमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हें मालूम करना है जो कार्बन डाइऑक्साइड है पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा ये पोलर या नॉन पोलर? अगर म्यू आर इज इक्वल टू 0 आ गया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। इसको याद रखना होगा, नोट कर लो। इफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू आर इज इक्वल टू 0, देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। एंड इफ म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। तो ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, म्यू आर इज इक्वल टू 0 नॉन पोलर, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0 पोलर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तुम्हें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे बेटा? यहाँ पर तुम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओगे।
तो बेसिक पीआर थ्योरी बता दिया गया, स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये तुमने बना लिया। इसके बीच में एंगल कितना होगा बेटा? 180 डिग्री, 180। ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक्चुअली होता क्या है, ये दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। देखो एक तो हो गया कार्बन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। आएगा ना इस तरह से, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर दो डाइपोल बन रहा है, एक यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन, एक यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन। डायरेक्शन मैंने बताया था +2 माइनस होता है, तो ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डाइपोल है वो म्यू है, तो ये भी क्या होगा? म्यू होगा, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पर सेम एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। जो चार्ज सेपरेशन यहाँ पर होगा वही चार्ज सेपरेशन यहाँ पर होगा, जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर है वही बॉन्ड लेंथ यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, तो जो म्यू यहाँ पर आएगा वही म्यू यहाँ पर होगा। सो म्यू आर कितना होगा? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ठीक है। सो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 है ना। सो म्यू1 स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको रखकर यहाँ पर, तो क्या आएगा बेटा? यहाँ तो म्यू माइनस म्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर म्यू आर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। म्यू आर इज इक्वल टू 0। तो अगर म्यू आर 0 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर। नॉन पोलर ऊपर, यहाँ देखो ऊपर नॉन पोलर। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 0 देन मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नहीं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा इस तरह से। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर प्रेस पेज पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते बेटा दूसरा सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर बेटा BCl3 का, ठीक है, BCl3। तो इसमें बताना तुम्हें डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है, ये तुम्हें बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाने पर क्या बनेगा? BCl, ठीक है। इन तीनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालोगे, यहाँ देखो एक्चुअली 3 वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहा है, 3 वेक्टर इस तरह से है। एक है म्यू, यहाँ पर भी क्या है? म्यू, यहाँ पर भी क्या है? म्यू। तीनों इक्विवेलेंट है ना, म्यू 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 देखो यहाँ पर, क्योंकि तीनों बॉन्ड क्या है? सिमेट्रिकल है, तो म्यू 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 लिख दिया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। इसका रिजल्टेंट 0 होगा। निकालोगे केमिस्ट्री जिस तरह में पढ़ना पड़ा था, पहले इन दोनों का निकालोगे रिजल्टेंट। मान लेते हैं ये वाला, पहले इसका, इस पार्ट का रिजल्टेंट निकालोगे, फर्स्ट पार्ट का, इन दोनों का। इसका जो म्यू है यहाँ पर निकालोगे, म्यू R1, ठीक है। फिर क्या करोगे? इस म्यू R और म्यू का रिजल्टेंट निकालोगे, इस तरह से ओवरऑल निकल जाएगा ना। फिर से तुमने पढ़ा होगा किस तरह से 3 वेक्टर का एडिशन करते हैं। यहाँ पर 3 वेक्टर का एडिशन है, म्यू म्यू म्यू, तीनों जब ऐड करोगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा? म्यू R इज इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू R इज इक्वल टू 0। बहुत लोग यहाँ पर देख कर बता ले रहे हैं कि यहाँ पर म्यू R 0 होगा, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल, सब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल बॉन्ड हो तो रिजल्टेंट 0 होता है। यहाँ देखो पूरा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल बॉन्ड है, तो म्यू R 0 होगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या था बेटा? सिमेट्रिकल था, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर भी म्यू R कितना है? 0। तो ये म्यू R 0 है, ये भी म्यू R 0 है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल क्या है? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर हो गया।
अब तुमने क्या किया, BCl3 में से एक क्लोरीन को हटाया, क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर तुमने क्या कर दिया, फ्लोरीन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हो गया फ्लोरीन। तो अब क्या रिजल्टेंट 0 होगा? नो सर। अब रिजल्टेंट No, 0 sir. नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है ना। तो म्यू आर कैन नॉट बी 0। तो ये अगर म्यू आर 0 नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। Polar. एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 सिमेट्रिकल का क्या मतलब? इधर देखो बेटा, देखते हैं। इधर देखो, तुमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4। समझ में आ जाएगा अभी सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल क्या है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रन। Tetrahedron. रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब जितने भी बॉन्ड है सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट बॉन्ड है ना। यहाँ पर जो एंगल आएगा सब के सब एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, सब के सब सिमेट्रिकल है, पूरा पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं। जितने भी बॉन्ड है इक्विवेलेंट है, एंगल क्या है, सेम है। अगर बॉन्ड इक्विवेलेंट है, एंगल भी सेम है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। समझ में आया बेटा? जैसे जो लोग पूछ रहे थे सिमेट्रिकल क्या होता है ना। तो जो एंगल है वो भी क्या है, सेम है, चारों एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर जो बॉन्ड है सब बॉन्ड इक्विवेलेंट है ना, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 0। तो अगर म्यू आर 0 है तो क्या होगा बेटा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब तुमने क्या किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में से, ठीक है, अब एक क्लोरीन को उठाकर तुमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म हो गया ये CHCl3। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो गया CH Cl Cl Cl। ठीक है, CHCl3। तो पहले यहाँ पर क्लोरीन था, सिमेट्रिकल था, म्यू आर इक्वल टू 0। अब क्या होगा, क्या म्यू आर इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। No, sir. म्यू आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये होगा तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, PCl5। PCl5 इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, फास्फोरस सही, एक बार और समझा दो। CCl फास्फोरस यहाँ पर देखो, यहाँ पर PCl5 देखते जाओ, ढेर सारे एग्जांपल है यहाँ पर, एक मिस हो गए, दूसरा एग्जांपल देखो, एक बार अटके मत रहो। PCl5 यहाँ पे देखो, PCl5 को तुम्हें बताना ये पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है, तो जो PCl5 है इसको दो टुकड़ों में बांट लो। एक तो हो गया ऊपर नीचे वाला बॉन्ड, फास्फोरस में ऊपर नीचे, यहाँ पर देखो। यस। ठीक है, ऊपर नीचे वाले का जो रिटर्न निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर वाले को नीचे वाला बैलेंस करेगा। Yes, sir. यस सर। ऊपर नीचे वाला बैलेंस हो गया 0, ऊपर वाले से नीचे वाला बैलेंस हो गया, क्या हो गया बेटा यहाँ पर, म्यू आर इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, म्यू आर 0 हो गया। सेकंड देखो यहाँ पर, जो तुम्हारा यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा एक्सेल 0 हो गया। इक्विटोरियल बॉन्ड्स को देखो, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये तुम्हारा क्या है बेटा, 0। ये तुम्हारा 0 क्या होगा, 0 होगा ना। 0। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे म्यू आर 0 दोनों म्यू आर को ऐड करोगे, ऊपर नीचे वाले को, और यहाँ पर एक्सियल इक्विटोरियल को ऐड करोगे तो क्या आएगा, म्यू आर इक्वल टू, म्यू आर फाइनल इक्वल टू 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा ना। 0 इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड देखो यहाँ पर, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, तुम लोग बताओ बेटा, 0 आएगा या म्यू आर क्या होगा यहाँ पर, 0। 0. एंगल वैलेंटी होगा यहाँ पर, है ना। तो म्यू आर इक्वल टू 0, म्यू आर 0 मतलब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नॉन नॉन Non-polar. पोलर, नॉन पोलर। एग्जांपल और देखो, ठीक है, एग्जांपल और देखो यहाँ पर, ढेर सारे एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल देखते जाओ। तुमने क्या लिया, हम देखो PCl5 पर लिया था, ये PCl5 था। अब यहाँ देखो मैं क्या ले रहा हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ में ले रहा हूँ PCl3F2। ठीक है, PCl3F2, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था बेंट रूल से, बताया था लास्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर।
तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Yes, sir. वो एक्सियल बॉन्ड्स पर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन ऊपर नीचे रहेगा, फ्लोरीन यहाँ पर इक्विटोरियल बॉन्ड्स में आएंगे फ्लोरीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया PCl3F2 का। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 देखो ऊपर वाले से नीचे वाला Yes, कैंसिल हो zero. जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो जो तुम्हारा ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है बीच में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका भी क्या होगा बेटा, ये फास्फोरस है Zero. जुड़ा हुआ है, इसका भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 है, तो म्यू आर इज इक्वल टू 0 होगा ना। म्यू आर 0 मतलब क्या होगा? नॉन पोलर। एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पर। एक एग्जांपल मैंने बताया था PF3Cl2। PF3Cl2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? PF3Cl2 का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर नीचे फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे देखो इक्विलेटरल में क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल है यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब ये तो सिमेट्रिकल नहीं, देखो ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्सियल वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है क्या वो 0 हो पाएगा? नो सर। इक्विटोरियल वाला 0 नहीं हो पाएगा। एक्सियल वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री है, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 हो गया और ये नॉन 0 है तो ओवरऑल क्या होगा? म्यू आर कैन नॉट बी 0। इसका मतलब ये क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर। सर हाँ बोलो। तो जैसे कि सर जो बीच में हमारा ट्रायंगल बना है फ्लोरीन और क्लोरीन का, सर इसको सर हम वो म्यू आर वाले फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे? तुम्हें सॉल्व नहीं करना बेटा, तुम्हें देखना है, पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें देखना है सिमेट्रिकल 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना तो आइडिया होना चाहिए बेटा, है ना। इससे इतना तुमने वेक्टर का क्वेश्चन किया है, वेक्टर का क्वेश्चन क्यों कराया था फिर स्टार्टिंग में? इसलिए तुम्हें देखते ही मालूम चल जाए कि ये 0 होगा या नहीं होगा। अगर सिमेट्रिकल वेक्टर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है, म्यू आर। हाँ बोलो सर। अगर जैसे कोई वो है इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर हैं और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट तो 0 नहीं होता। हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें कोई प्रॉब्लम है ना तुम्हें, तो पूछना। यहाँ पर क्या ऐसा कोई एग्जांपल मिला तुम्हें? नहीं सर, बट मैं उसके लिए सोच रहा था ना। तो जिसमें देखो ना वहाँ पर किसमें, किस क्वेश्चन में? सर CH4 में कैसे निकालेंगे? CH4 बेटा, ये यहाँ पर जो CH4 है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। ये यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर ये तुम्हारा 3D में एंगल पूरा है, ठीक है। जो तुम्हारा CH4 या CCl4 है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है एक पॉइंट पर देखो, यहाँ पे एक पॉइंट पर सब चारों तरफ से तुम खींच रहे हो इसको, ठीक है। इक्वल फोर्स का, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हर तरफ से लग रहा है, तो क्या ये पॉइंट मूव करेगा कहीं पर? नो सर, नहीं मूव करेगा। तो वही कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी है। यहाँ पर Cl था, तो इक्वल देखो एंगल क्या है, क्या यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे इक्वल एंगल यहाँ पर है, और हर एक एंगल से तुम यहाँ पर इक्वल फोर्स से खींच रहे हो कार्बन को, तो मूवमेंट नहीं होगा, 0 होगा मूवमेंट। फोर्स भी क्या है? वेक्टर है, बस फोर्स तुमने यहाँ क्या कर दिया बेटा? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0 है, मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा ये बात। HCl का सर रिजल्टेंट क्या सर? HCl का सर एग्जांपल लेके बताइए तो। HCl देखो यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस, बस एक ही वेक्टर यहाँ पर म्यू। तो क्या म्यू यहाँ पर 0 होगा? 0 होगा ही नहीं, है ना। जो म्यू है देखो यहाँ प्लस माइनस है यहाँ पर, तो म्यू आर तो वैसे भी 0 नहीं होने वाला यहाँ पर। अगर और एक वेक्टर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते इस तरह से तो 0 होता, तो म्यू आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एक एग्जांपल और देखो यहाँ पर, यहाँ पे एग्जांपल देखो बेटा क्लोरीन का, Cl2 का, ठीक है, Cl, इसका म्यू क्या होगा बेटा? नॉन 0 0 हो शायद।
देखो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही क्लोरीन सेम है, यहाँ पर इक्वल एलिमेंट है यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर प्लस डेल्टा माइनस बनेगा? नो सर। नो सर। ये चार्ज सेपरेट No, होगा? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों का सेम है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा ही नहीं, मतलब Q मल्टीप्लाइड बाई L या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट D। तो Q यहाँ पर 0 है, Q मल्टीप्लाइड बाई D करो तो क्या होगा? 0 ही तो आएगा। तो Cl2 क्या होगा? म्यू आर Yes. इक्वल टू Cl2 क्या होगा? 0। तो Cl2 क्या है बेटा? नॉन पोलर। ठीक है, Cl2 नॉन पोलर हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करा दिया, ज्यादा एग्जांपल से तुम लोग Sir. कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, द कंपाउंड विच है जीरो डाइपोल मोमेंट। यहाँ तुम्हें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, तुम रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट को चेक करना कहाँ पे 0 आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तुम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाओगे। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होगा, मैं देखता हूँ क्या है नीचे। यहाँ पर केवल सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इन चारों को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ओके, यहाँ देखो CH2 Cl2 NF3। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अभी मैंने सॉल्व किया था PCl3F2 का स्ट्रक्चर, सी वाला जो PCl3F2 है, PCl3F2 इसका 0 आया था ना, PCl3F2 देखो, यस है ना? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पर आंसर होगा। बाकी सब देखो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पर म्यू आर कैन नॉट बी 0। थर्ड को देखो यहाँ पर, तो CH2Cl2 हो सकता है। NF3 CH2 Cl2 स्पेशल नहीं बना पाओगे तुम। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है Cl, बस यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब भी तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, तो सिमेट्रिक होता है, 0 जाता है। अब यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, तो नॉन सिमेट्रिकल हो गया ना। ये नॉन सिमेट्रिकल मतलब म्यू आर कैन नॉट बी 0। NF3 का देख लो, यहाँ पर लोन पेयर है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा ना। अगर एक यहाँ पर भी होता फ्लोरीन तो 0 होता। ClO2 का भी क्या होगा? इस तरह से निकालोगे ClO2। ठीक है, जो ClO2 है तो इसका भी क्या होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन देखोगे तो भी 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जांपल नंबर 2 पर। स्केच द बॉन्ड मोमेंट एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना है, बॉन्ड मोमेंट बोल रहा है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तुमने बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। एक लोन पेयर भी होता है यहाँ पर। कैसे मालूम चला तुम्हें? Q से। Q इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम। लोन पेयर यहाँ पर एक आएगा, सराउंडिंग एटम 2 है, तो 1+2 अरेंज करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक लोन पेयर आएगा, 2 ऑक्सीजन आएगा। तो क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं होगा रिजल्टेंट, है ना। तो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट इस तरह बन गया। उसी तरह से CH2H2Cl2 इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, एक्चुअली फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए अभी, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है इससे स्ट्रॉन्ग्स क्या होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जनरेट करके बनाकर दिया जाएगा एग्जाम में इस समय। ठीक है, फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाकर दूंगा, तो मालूम चल जाएगा कि 0 होगा या नहीं। तो अब ये स्ट्रक्चर है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं हो पाएगा।
देखना सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाए, यहाँ पर भी क्लोरीन हो जाए, चारों क्लोरीन हो जाए तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब रिजल्टेंट 0। थर्ड पर यहाँ पर ट्रांस वाले में तो याद रखो जो ट्रांस वाला है वो नॉन पोलर होता है। यहाँ देखो क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, इस तरह देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, है ना। ये 180 डिग्री पर 2 वेक्टर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर म्यू म्यू, इसका रिजल्टेंट 0 होगा बेटा। इस साइड से साइड जाओगे तो एक दूसरा देखो, यहाँ पर जो दूसरा बॉन्ड यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, इस तरह से देखो, इस तरह से, है ना। दिख रहा है बेटा? मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर दूसरे कलर से। तो ये तुम्हारा ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो म्यू आएगा, म्यू म्यू, ये भी क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी म्यू 0 आ रहा है, ये वाला म्यू भी 0 आ रहा है, म्यू 0 म्यू 0, तो दोनों म्यू 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर वाला भी 0 आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू इक्वल टू 0। म्यू इक्वल टू 0 मतलब जो ट्रांस है, ट्रांस याद रखो, यहाँ पर जो ट्रांस है, ट्रांस मतलब क्या होगा, नॉन पोलर। सिस वाला क्या होगा बेटा, पोलर। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ देखो, इसका रिजल्टेंट तो आ रहा है ना, ये तो 0 नहीं होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सल्फर डाइऑक्साइड का एक और सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा इस तरह से ना, सल्फर रहेगा यहाँ पर, 2 लोन, एक लोन पेयर है इस तरह से ना। अब यहाँ पे देखो सल्फर में 3 वेक्टर ऐड करा है, यहाँ पर हो गया, एक वेक्टर यहाँ पर हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, म्यू म्यू में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक वेक्टर ऊपर है, यहाँ ऊपर देखो लोन पेयर वाला, वो क्या हो गया, म्यू2 हो गया। तो जो तीनों वेक्टर है वो अलग अलग हो गया बेटा, सिमेट्रिकल तो नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी म्यू होता, तीनों इक्वल होता, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होता। तो यहाँ पर एंगल 120 है, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर 120, तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो म्यू आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलर हो गया। सर हाँ बोलो। सर ये सिस और ट्रांस क्या है? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाएगा, ये क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा चुका होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर नहीं मालूम तुम्हें तो छोड़ दो, इसको स्किप करो फिलहाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा अभी जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा सिस्टॉन्स का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताया जाएगा, क्लास 11th में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर सिस ट्रांस बताया जाएगा, आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, आइसोमर होता है सिस ट्रांस। आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बोलो बोलो। सर म्यू इज इक्वल टू क्यू आर से जो मोमेंट आता है, हाँ टिंड होता है क्या, टिंड, वो रिजल्टेंट म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू आर से जो आता है। नहीं नहीं, वो कहीं पर भी रिजल्टेंट नहीं होता, म्यू इक्वल टू जो क्यू आर है ना, ये इसका डेफिनेशन है डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल देखो, अब डाइपोल क्या होता है, यहाँ पर अगर ढेर सारे डाइपोल बन रहे हैं, मान लो यहाँ पे तुमने ढेर सारे डाइपोल बना लिए इस तरह से, है ना, इसका डाइपोल क्या है, म्यू। तो ये म्यू क्या होगा बेटा, म्यू इक्वल टू क्यू आर। यहाँ तुमने दूसरा डाइपोल बनाया यहाँ पर म्यू, म्यू इक्वल टू Q2R2। यहाँ पर म्यू क्या है, यहाँ पर तुमने म्यू बनाया म्यू इक्वल टू Q3R3, ये म्यू1 म्यू2 कर दो, म्यू2 म्यू3 Q3R3, ये म्यू4 इक्वल टू Q4R4। तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर, इन सबको ऐड कर दोगे ना, तो म्यू1 प्लस म्यू2 वेक्टर करोगे, म्यू1 वेक्टर प्लस म्यू2 वेक्टर, है ना। तो म्यू आर का होता है रिजल्टेंट, जितने भी वेक्टर यहाँ बन रहा है सबका रिजल्टेंट, ठीक है। तो हर एक म्यू क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्यू आर क्यू आर क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गॉट डाइपोल मोमेंट ऑफ 0 वाई। तो मैंने बता दिया था, इसका स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा कि नहीं, म्यू आर इक्वल टू 0, है ना। तो म्यू आर 0 हो गया, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 0 व्हेन क्लोरोफॉर्म इज नॉन 0। बता दिया मैंने अभी,
कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल होता है इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हो गया और 3 क्लोरीन इस तरह लगा दिया, तो यहाँ पर म्यू आर क्या होगा, म्यू आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर म्यू आर 0 नहीं है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर रिजल्टेंट म्यू आर 0 नहीं है तो पोलर होगा ना, पोलर। पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा। ये मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे देखो, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड F2O। तो अब यहाँ पर जो H2O है वाटर, वाटर का डाइपोल मोमेंट है ना, तो वाटर क्या पोलर है नॉन पोलर? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तो मैं कमेंट बताना पोलर है नॉन पोलर। तो ये तुम्हारे हो गया वाटर है ना, 2 लोन पेयर में यहाँ देखोगे। तो अब देखो जो डायरेक्शन है, तो मालूम मुझे डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस। लोन पेयर देखो नेगेटिव होता है, तो जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर उस तरह जाएगा प्लस टू माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और ये लोन पेयर है, तो प्लस टू माइनस ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्या ऊपर साइड होगा, इस तरह से, इस तरह से होगा। यस। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा इस तरह से। यस। मतलब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, म्यू आर इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी म्यू आर कैन नॉट बी 0। मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैंने एरो कैसे बनाया, देखो पहले कैसे बनाओगे। ऑक्सीजन टू लोन पेयर, प्लस टू माइनस का डायरेक्शन, तो ये लोन पे मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से तुम एरो बनाओगे। इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे इस तरह से एरो बनाओगे, बना दिया एरो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखो ये टेट्राहेड्रल टाइप का है, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर तुम कैसे बनाओगे डायरेक्शन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, इससे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन का क्या होगा, डेल्टा माइनस देन डेल्टा प्लस, माइनस प्लस इस तरह तुम डायरेक्शन दिखाओगे। उस तरह से यहाँ पर भी है ना। तो जो रिजल्टेंट है, देखो जितने भी वेक्टर्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, है कि नहीं? यस। यस सर। म्यू आर इज इक्वल टू 0, म्यू आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। OF2 देख लो, OF2, ठीक है, OF2 तुमने बना दिया इस तरह से। तो अब यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन दिखाना है, ऑक्सीजन ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन से लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें बताना ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन का। तो अब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, है ना, फ्लोरीन का नीचे जाएगा ना इस तरह से, इस तरह से नीचे नीचे। तो लोन पेयर का ऊपर जा रहा है, फ्लोरीन का नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो म्यू आर होगा, वो जो ऊपर जा रहा है बेटा वो अलग है, नीचे वाला जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग है। म्यू में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर म्यू1 और ये है म्यू2। ठीक है, सब अलग अलग वेक्टर है। तो क्या यहाँ पर म्यू आर 0 होगा, म्यू आर कैन नॉट बी 0, है ना, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन जो रिजल्टेंट है आप देखो, एक ऊपर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है बेटा, एक नीचे जा रहा है, ठीक है, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर नीचे जा रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो दूसरा ये दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल नहीं तो म्यू आर कैन नॉट बी 0। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following molecule has largest dipole moment? ये कर देता हूँ, which of the following molecule has largest dipole moment among the following? तो largest dipole moment क्या होगा यहाँ पर देखो, जो कार्बन जो सिमेट्रिकल माइक्रो 0 हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल है, मीथेन सिमेट्रिकल है ना, मीथेन सिमेट्रिकल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिमेट्रिकल है। तो इन दोनों का क्या होगा, म्यू आर 0 होगा, इसका भी क्या होगा, म्यू आर 0 होगा। तो ए और सी का 0 हो गया, किसी को डाउट है ए और सी में? नो सर।
अब देखो बी और डी को कंपेयर करते हैं, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। यही तो है ना डिफरेंस यहाँ पर देखो CCl3 कार्बन क्लोरीन, CHI3 कार्बन आयोडीन, ठीक है। Yes. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Yes. किसका ज्यादा है, क्लोरीन का या आयोडीन का? Chlorine. क्लोरीन का। तो अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो म्यू क्या होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई R, Q. Q मल्टीप्लाइड बाई D, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखोगे D वाले में भी CHI3 में क्या होगा, आप देखो CHI3, तो यहाँ पर Q मल्टीप्लाइड बाई D होगा, म्यू टू, यहाँ पर Q मल्टीप्लाइड बाई D, तो कहाँ पर म्यू वैल्यू ज्यादा होगा, B में या D में? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर Q वैल्यू ज्यादा होगा। So Q value is higher in case of B, so mu of B will be greater than mu of D। समझ में आ रहा है सबको? Yes. दोबारा तुम्हें बताना पड़ेगा राज। चलो आगे चलते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ठीक है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर, सर हाँ बोलो। सर F2 और H2 दोनों पोलर है? हाँ बिल्कुल, दोनों ही पोलर है। सर एक बात, सर C2H2 और Cl2 सभी तीनों, C2H2 Cl2 इसको बनाने के लिए पोलर नॉन क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो? कंपाउंड है, आपने समझाया तो पहले C2H2 Cl2, फिर इसका क्या होगा? C2H2Cl2 ये वाला? यस सर। ये मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला था ना बेटा बार बार, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब मैंने बताया था कि जो सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाएगा। तो क्या तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है? क्लास 10th में तुमने पूरा पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं पढ़ा था? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म बताया जाएगा। सिस ट्रांस क्या है? अब ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैं इसको ऑर्गेनिक में बताऊंगा, तो फिर भी तुम पढ़े हो CH2 Cl2 पीछे। चलो आगे देखते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर देखते हैं क्या होता है। तो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है इसका फॉर्मूला होता है, द परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसी पर हम लोग सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट है इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मतलब ये दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है, गिवन रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, कहीं दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, म्यू ऑब्जर्व, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो हमें मालूम है म्यू कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते बेटा, मैंने बताया है म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, इस तरह से तुम कैलकुलेट करते हो। तो Q वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा, म्यू ऑब्जर्व दिया रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या देखना है यहाँ पर,
परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं बेटा। क्वेश्चन को पहले तुम लोग पढ़ो। क्वेश्चन दिया गया है डाइपोल मोमेंट ऑफ केसीएल इज, डाइपोल मोमेंट ऑफ केसीएल इज 3.336 into 10 power minus 29 coulomb meter, which indicates that it is highly polar molecule. The interatomic distance between K plus and Cl minus is 2.6 into 10 power minus 10 meter. Calculate the dipole moment KCl. तो KCl का dipole moment में कैलकुलेट करना है। ठीक है, if there were opposite charges of one fundamental unit located at each nucleus, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ KCl। तो आप तुम्हें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है बेटा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ KCl। ठीक है, तो अब देखो बहुत ढेर सारा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है, तुम्हें अपने काम का मतलब का जो चीजें वहां से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें देखो पहले तुम्हें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर चीज पूछ रहा है बेटा, पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर ये पूछ रहा है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, और तुम्हें मालूम है, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है तो देखो ये दिया गया है यहाँ पर, है ना, ये दिया गया है 3.336 into 10 power minus 29 कूलम। लिख लोगे म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 3.336 into 10 पावर, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कूलम मीटर दिया गया है, मतलब एसआई यूनिट है। ठीक है, डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड, तो म्यू कैलकुलेट कैसे निकालोगे, म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, चार्ज सेपरेशन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो KCl मॉलिक्यूल है, KCl, तो K के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा, ये तो आएगा प्लस होगा, और Cl के ऊपर माइनस, मतलब Q का वैल्यू कितना होगा बेटा, Q का वैल्यू होगा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ कितना दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आयंस। तो यहाँ पे जो D है, D कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना, मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे जाएगा 2.6 into 10 पावर minus 10 मीटर। ठीक है, Q वैल्यू दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो मालूम है ना, Yes. 1.6 minus 19 कूलम। 19. हमने कूलम में निकाल लिया चार्ज, D वैल्यू भी निकाल लिया मीटर में, है ना। म्यू ऑब्जर्व्ड दिया गया है, तो सब कुछ जितना भी चीज चाहिए तुम्हें क्वेश्चन में वो सब दिए गए हैं। तो सॉल्व करो इसको, तुम लोग खुद से सॉल्व करो, अपने कॉपी में सॉल्व करो। परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड दैट इज 3.336 into 10 power minus 29 divide by mu calculated, that is E multiplied by D, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb multiplied by bond length दिया गया 2.6 into 10 power minus 10 meter multiplied by 100। ठीक है, जो नंबर में एक्सपेक्ट दे रहा हूँ 3.336 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 into 10 पावर minus 29। ठीक है, प्लस 2 प्लस 9 प्लस 10। 80 के राउंड में आ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कितना आ रहा है। तो 3.336 डिवाइड बाई, डिवाइड से डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 into 2.6 80.7.
कितना आ रहा है इनटू 80। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये 100 आएगा, सॉल्व करने पाएगा 80.19%। तो जो KCl है, KCl क्या हुआ बेटा, KCl में 80% आयनिक करेक्टर है। तो अगर 80% आयनिक करेक्टर है तो बाकी क्या होगा, बाकी 20% क्या होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? अगर Covalent. 80% आयनिक करेक्टर है तो बाकी क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट। तो यहाँ पे तुम कोवेलेंट करेक्टर भी निकाल सकते हो। तो परसेंट कोवेलेंट करेक्टर इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो 100 माइनस 80.19 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है, तो 20% क्या होगा बेटा, कोवेलेंट करेक्टर। नोट कर लिया? अभी इस क्वेश्चन में तुम लोग करो, ये नीचे क्वेश्चन दिया गया है। सर पर जो ऊपर हमें कूलम मीटर में गिवन तो उसको सर हम डिवाइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे? दोनों यूनिट्स बेटा जब तुम डिवाइड करते हो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए ना बेटा। चाहे तुम ऊपर अगर डिवाइड है तो नीचे भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऊपर अगर कूलम मीटर में दिया गया, तुमने नीचे को भी क्या लिखा है यहाँ पर, वो कूलम मीटर है ना। म्यू कैलकुलेटर क्या तुमने निकाला है यहाँ पर, म्यू कैलकुलेटर यहाँ पर, इसको तुमने कूलम में रखा, ये कूलम में है, और ये क्या बेटा, मीटर। ये कूलम मीटर आ गया ना, कूलम मीटर डिवाइड बाय कूलम मीटर। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ऊपर डिवाइड है तो नीचे भी तुम डिवाइड रखोगे। ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर, सर इस वाले एग्जांपल में जो आपने वो क्यों निकाला था एक बार वो बताओ दोबारा, वो समझ नहीं आया। चलो ये सेकंड एग्जांपल में बता देंगे, इसको करो। बता देते हैं। सर इसमें क्यों क्या लिया है? तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे जो मॉलिक्यूल है वो KCl है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, A भी मान लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पर AB है, तो यहाँ पर A प्लस B माइनस मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं गया तो A भी मान लेते हैं, A प्लस B माइनस। तो Q वैल्यू क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो D दिया गया बेटा, याद रखो 0.83 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और एंगस्ट्रॉम को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, मालूम है तुम्हें, 0.83 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, और ये डिवाइड दिया गया था, डिवाइड तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम मीटर में। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। यही था ना, देखो तो सब कुछ यहाँ मैंने लिख दिया। अब तुम्हें सॉल्व करना है केवल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंट आयनिक करेक्टर mu observed divided by mu calculated multiplied by 100। तो mu observed कितना दिया गया है, राज बताओ, mu observed कितना, 1.82। हाँ 1.82 डिवाइड, इसको तुम कन्वर्ट करोगे कूलम मीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 3.336
इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर हो जाएगा। अब न्यूटन में कूलम मीटर आ गया, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे तुम, म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्यू वैल्यू तुमने यहाँ लिखा, डी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, इसको रखोगे डिवाइड बाई, तो क्यू क्या रखूं बोलो, देख कर बताओ, क्यू इज इक्वल टू क्या रखूं, 1.6 into 10 की पावर -9। डी क्या रखूं बोलो, सर 0.83 into 10 की पावर -9। हाँ, ये कूलम मीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सब नंबर को मैं एक साथ इकट्ठा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 1.82 मल्टीप्लाइड बाई 3.336 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -30 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, कितना परसेंट होगा, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.82 मल्टीप्लाइड बाई 3.336 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 0.83, 10%। तो यहाँ पर शायद 10 आया होगा सॉल्व करने के बाद, 45। ये हो जाएगा 45%, 45.7%, ठीक है। तो इतने यहाँ पर 45.7% आयनिक करेक्टर है, तो बाकी क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा ना। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल तुमने यहाँ बनाया है, इसमें कोवलेंट करेक्टर कितना है, कोवलेंट करेक्टर 54.3। 54.3। हमारा 54.3, ठीक है, Yes. 55 Yes. 54.3 और परसेंट आयनिक ने यहाँ निकाल लिया 45%, ठीक है। तो कौन सा करेक्टर ज्यादा है यहाँ पर, कोवेलेंट। कोवलेंट। तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, तो जो करेक्टर ज्यादा है वही मॉलिक्यूल मान लेते हैं। अगर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा तो क्या बोलेंगे उसको, कोवलेंट मॉलिक्यूल। अगर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल क्या बोलोगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कोवलेंट। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ तक तुम्हारा था पोलर नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो पूछ लो, इससे कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक जो मैंने बताया था। सर मेरे को बस वो क्यू वाले में डाउट है, वो बता दो। कौन सा क्यू बेटा, जो क्यू निकालते हैं, जैसे केसीएल Yes, लिया, केसीएल में क्यू कैसे आएगा, यस सर। अच्छा देखो जो केसीएल है, तो केसीएल में क्या है, पोटेशियम है और क्लोरीन है ना। तो अब देखो जो पोटेशियम है वो क्या होगा, K+ के फॉर्म में रहता है ना, जो कि आयनिक मॉलिक्यूल अगर तुम देखोगे, जो इसका वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या है पोटेशियम का, 1 है ना। यस सर 1। जितना वैलेंसी होगा वही क्यू होगा, तो वैलेंसी यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा +1 क्यू, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्यू कितना आएगा, 1 माइनस 1 माइनस होगा ना, -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो ये क्यू निकल दे, मतलब जितना वैलेंसी होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से वहाँ जाएगा। तुम्हें मालूम होगा बेटा, अगर तुमने केसीएल मॉलिक्यूल बनाया था, अगर स्टार्टिंग में तुमने ध्यान दिया होगा आयनिक बॉन्ड में, जो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, ठीक है, मतलब पोटेशियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से आ गया क्यू वैल्यू, ठीक है। ओके सर। चलो आगे Mg सर जैसे कंपाउंड है MgCl2 सर, उसमें क्या होगा क्यू वैल्यू, 2 हो जाएगा, वहाँ पर 2 हो जाएगा ना, मैग्नीशियम 2 क्यू वैल्यू, सर हम क्यू वैल्यू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का देखते हैं।
क्या क्यू वैल्यू नहीं, दोनों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों आप 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का देखोगे, वहाँ 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन यहाँ पर है, फिर एक और क्लोरीन है वहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों को देखोगे, दोनों क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, उसे 2 वाला पूछता नहीं है, ठीक है, अगर 2 वाला पूछेगा तो इस तरह देगा, यहाँ पर MgO देगा, वहाँ पर MgO, ठीक है। तो MgO में क्या होगा बेटा, MgO में 2 प्लस होगा 2 माइनस होगा, ठीक है, इस तरह से देगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे वाला पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बाउंड थ्योरी, ठीक है, कुछ लिमिटेशन यहाँ पर है, उसे लिमिटेशंस को देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिमिटेशन नंबर 1, ठीक है, लिमिटेशन नंबर 1 क्या है बेटा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन formation of odd electron molecule, ठीक है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बन रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन existence of He, ये हीलियम बेटा He2 प्लस, ठीक है, डाई हीलियम कटायन। इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। Fails to explain fractional bond and bond order, एक नया टर्म यहाँ पर है बॉन्ड ऑर्डर। ये 4 पॉइंट है, 4 नोट कर लो। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फेल हो गया तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आया था समझाने के लिए, ठीक है। अब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया VBT, तो इसके बाद कौन सी थ्योरी है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT बोलते हैं, मॉलिक्यूलर M से हो गया ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग इन 4 पॉइंट को देखेंगे, 4 पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि VBT में अभी तुमने क्या पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी MOT पढ़ा नहीं। इसको हम लोग समझेंगे MOT से कि ये सब ड्रॉबैक क्या होता है, ठीक है। तो MOT देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। MOT में को बहुत सारी चीज पढ़ना है तुम लोगों को। MOT में तुम्हें मेन पॉइंट्स ऑफ MOT कुछ पॉइंट्स है तुम्हें याद रखना होगा, उसको देखना है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, कैसा दिखता होगा वहां पर ऑर्बिटल्स के अंदर। ये थर्ड है प्रोसेस टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन ऑफ MOT एंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो मेनली ये 3 पॉइंट ऊपर के हैं, उसके बाद सब एग्जांपल है। तो आ जाते हैं यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है बेटा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो नंबर 1, चलो मैं यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो देखो ध्यान से, तो बेटा जो VBT है, VBT बोलता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। में बोला गया है बेटा कि जो वैलेंसी सेल ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप, ठीक है।
तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स का। कौन सा ऑर्बिटल बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा फिर उस ओवरलैप ऑर्बिटल में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है, क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या होगा बेटा? दोनों पास पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे, है ना? जो ओवरलैप रीजन बेटा वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे, तो ये क्या होगा बेटा? पेयर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, पेयर्ड में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, यहाँ पर पेयरिंग हो गया, और ये क्या बन गया बेटा? कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बाउंड थ्योरी। ये तो पढ़ा था बेटा वैलेंसी बाउंड थ्योरी में, है ना? ओवरलैपिंग होगा, किसका ओवरलैपिंग होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल का, और उसी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये ओवरलैपिंग को नहीं मानता, होता कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होते, एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होंगे, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है, कैसे बनाओगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका मिक्सिंग होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग को एक नया टर्म दिया गया यहाँ पर, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एल से हो गया लीनियर, सी से हो गया कॉम्बिनेशन, ए से हो गया एटॉमिक, ओ से हो गया ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो बनकर एम ओ, एम से हो गया मॉलिक्यूलर, ओ से हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, तो फिर से देखते हैं बेटा एमओटी क्या बोलता है। एमओटी बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि मिक्सिंग कैसे होगा? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं बेटा, फिर से इसको दोबारा समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ देखो मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा, एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। पॉइंट 2, द एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बेसिकली यही बोला गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। थर्ड पॉइंट, इसको मैंने हाईलाइट भी किया रेड, देखो यहाँ पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अभी मैंने बताया है। तो अगर दो
एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका नाम दिया गया है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, ठीक है। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको BMO बोला गया। बी मतलब बॉन्डिंग, स्मॉल बी लिखोगे यहाँ पे, देखो स्मॉल बी, कैपिटल M कैपिटल O, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग ABMO। तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं बेटा, लिखा गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। यहाँ क्या बोला गया है, एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ABMO का, किसका कम होगा, BMO का। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा गया एनर्जी ऑफ ABMO इज ग्रेटर देन BMO, ठीक है। जिसका एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, जिसका एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा है। तुम्हें पहले पढ़ा है, एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी को बता रहा है, ज्यादा एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट को, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक्स एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विथ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ओबेइंग द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होर्न्स रूल। तो यहाँ पर तीनों रूल एप्लीकेबल है। जब इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल का, तो पहले क्या देखोगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, फिर वहां पर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा, फिर तुम क्या देखोगे, होर्न्स रूल। होर्न्स रूल से तुम इलेक्ट्रॉन पर होगे। तो तीनों रूल यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं। तो अब देखो बेटा, जो अभी तो कुछ चीज समझ में आया होगा, कुछ चीज समझ में नहीं आया होगा, फिर समय सब चीजों को कंबाइन करके दोबारा बताएं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ समझ में आ जाए कुछ चीजें, ठीक है। जो ऊपर समझ में नहीं आया हो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO, मैंने बोला था LCAO बोलते हैं, ठीक है। लीनियर का LCAO मैथमेटिकली the formation of molecular orbitals may be described as the linear combination of atomic orbital that can take place by addition and subtraction of wave function of individual atomic orbitals as shown below, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर साइन, देखो तुमने पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था, बताया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां पर साई के बारे में भी बोला गया। साई Yes, क्या sir. होता है, साई क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। ठीक है। और उसी में तुमने बताया गया था बेटा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, एक वेव फंक्शन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, एक वेव फंक्शन है, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, ऐसा वेव फंक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल सबका एक साई होगा, ठीक है। जितने भी ऑर्बिटल हैं हर एक ऑर्बिटल का एक साई होगा। यस सर। तो अब मान लो यहाँ पर तुमने दो एटम लिया, एक एटम A है, दूसरा एटम B है, A और B, ठीक है। A का जो वेव फंक्शन है वो साई A है, B का जो वेव फंक्शन है साई B है। दोनों को तुमने क्या किया, प्लस माइनस से कंबाइन किया, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस दोनों क्या किया बेटा, कंबाइन किया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई मतलब वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो A B अगर अलग अलग देखोगे तो क्या होगा, एटम होगा, जब दोनों मिल गया तो क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो कॉम्बिनेशन है दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब दो होगा, दो यहाँ पर ऑपरेशन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। एक तुम
प्लस साइन से दो वेव को कंबाइन कर सकते हो, दूसरा माइनस से। प्लस मतलब दो वेव को तुमने ऐड कर दिया, माइनस मतलब दो वेव को तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो अब देखो, अगर दो वेव को तुमने ऐड किया, ठीक है, दो वेव को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सिग्मा नहीं बनेगा यहाँ पर। अगर दो वेव को तुमने ऐड किया तो क्या बनेगा, BMO बनेगा, ठीक है। सिग्मा तुम क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर दो वेव को माइनस से कंबाइन किया, नेगेटिव में सेपरेट कर दिया, तो क्या बनेगा, ABMO, ठीक है, ABMO। तो इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं यहाँ पर नीचे। देखो, अब यहाँ पर तुमने एक एटम लिया A, दूसरा एटम लिया B। ये क्या बेटा, एटम है, A और B एटम हो गया, ठीक है। जब दोनों को पास पास लाओगे तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों तुम पास पास ला रहे हो, तो पास पास लाने पर क्या होगा, जो वेव है, वेव का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। या तो वेव ऐड होगा या तो वेव सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एडिशन हो रहा तो क्या होगा बेटा, एडिशन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ लिखा हुआ है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक बेटा। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका एनर्जी कम होगा, इसे तुमने नीचे बनाया है। मैंने ऊपर जो 4-5 पॉइंट लिखा था उसमें भी बताया गया है, जो BMO होता है उसका एनर्जी कम होता है। और फिर अगर तुमने माइनस से कंबाइन किया, माइनस से देखो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या बना यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड दिस ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये एनर्जी बनाया गया यहाँ पर। इस तरह से कंबाइन करोगे तो दो टाइप का ऑर्बिटल बनेगा। देखो, एक ऊपर बना है इस तरह से, ये वाला, एक नीचे बना है, ठीक है। तो ऊपर मतलब एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर अगर तुम एनर्जी बात करोगे देखो, इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा A में, एक इलेक्ट्रॉन B में है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन होगा, A और B। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से तुमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। थोड़ा सा और देखते हैं इसको, थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग ऑर्बिटल्स को बना कर देखते हैं। अच्छा, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थोड़ा इसको रिपीट कर, जहाँ तक मैंने बताया बेटा इसको रिपीट करके आना नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होगा और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो जाता है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। तो पीरियोडिक टेबल तुम लोग पढ़ कर आओगे, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ कर आना है नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। और इसको रिवाइज करके आओगे। ओके बेटा, बाय बाय। बाय। गुड इवनिंग। तो जिसको डाउट है वो रुके रहेंगे, जिसको डाउट नहीं हो चले जाएंगे। जिसको डाउट है वो रुके रहेंगे, जिसको डाउट नहीं हो चले जाएंगे। तो जिसको डाउट बेटा, को डाउट अपना पूछ सकते हो। सर हाँ स्मिता बोलो। सर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो गया